राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण कारक, इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। इधर क्या बोलते हैं रुचि, ये अंग्रेजी में जो जैसे शब्द आते हैं ना, जैसे मान लो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो बहुत कठिन नहीं होते, थोड़ा थोड़ा इन सब पर भी जो हिंदी के साथ साथ समझते जाओ, क्योंकि सिविल सर्विसेज में 300 नंबर का अंग्रेजी का भी पेपर मिलता है। ठीक है ना, सिविल सर्विसेज में जब दोगी तो 300 शब्द 300 नंबर का अंग्रेजी भी मिलेगा जो पास करना रहता है। तो इसका एक फ़ायदा यह है कि कम से कम कुछ टर्म्स और ऐसी चीज़ तो सुनने में तो आ ही रहा है ना। और हिंदी वालों के लिए बता दें, जैसे कंपोनेंट हमने बोला, अब कंपोनेंट को बोला अवयव, है ना, तो आप कंपोनेंट को तो कंपोनेंट में समझते होंगे, लेकिन अगर आप हिंदी का पेपर देंगे तो आपको भी थोड़े से कुछ अच्छे शब्दों से गुजरना पड़ेगा। तो हिंदी वालों को अंग्रेजी, अंग्रेजी वालों को हिंदी, कि कुछ अच्छे शब्दों को मतलब आत्मसात कर लेने का मुनाफा कंपलसरी पेपर में मिलेगा, नहीं दोनों के लिए चुनौती हो जाती है। पहला लिखिए ज्योग्राफिकल फैक्टर, पहला लिखिए ज्योग्राफिकल फैक्टर। ठीक है, हम लोग बच्चा कोई भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी में क्या काम करता है, ज्योग्राफिकल। जैसे हमने उस दिन क्या बताया था आपको, हमने ये बताया था, जैसे सपोज ये है ना, ये हमारा इंडिया है ना, इस इंडिया में देखेंगे तो इधर हमने बताया होगा अरबियन सागर है, सी है, इधर पे ऑफ बंगाल इधर हमारा हिंद महासागर है ना, और ऊपर इधर जाएंगे, अब यहाँ बड़ा नहीं है इतना, हिमालय मिलेगा। ठीक, तो हिमालय हमें साइबेरिया की ठंडी हवा से बचाता है, मानसून में भी मदद करता है। ये वाला जो बेल्ट है पूरा ये, ठीक है, इस वाले बेल्ट को देखेंगे तो कोई देश नहीं है, तो हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए ये बड़ा मतलब इतना एक्स्ट्रा हम परेशान नहीं होते हैं जितना हम पाकिस्तान और चाइना की सीमा पे परेशान रहते हैं। और यही हाल बे ऑफ बंगाल इधर है और यही हाल यही है यहाँ पे है। यानी हम तीन तरफ से समुद्र से घिरे होने के कारण हमारी सिक्योरिटी को लेकर के देखा जाए तो जो भौगोलिक भारत की जो बनावट है, जो उसका ज्योग्राफिकल फैक्टर है, वो भी सिक्योरिटी को लेकर के फर्स्ट फैक्टर है। आप जरा कल्पना करके देखिए कि अगर सपोज इंडिया का यही नक्शा ऐसे ऐसे और होता है, चारों तरफ सिर्फ देश होते, है ना, ये, और हमको चारों तरफ सिक्योरिटी लगानी होती, तो हम तो पूरी कमाई तो लगा देते सिक्योरिटी में ही, फिर तो क्या शिक्षा क्या चिकित्सा। दो देशों का, चाइना और पाकिस्तान से बचने के लिए कि हमारी सीमाओं के साथ उत्पात न करें, घुसपैठ न करें, कोई अनर्गल काम न करें, इसको लेकर के तो हम इतने चौक चौबंद रहने में हमारा रक्षा बजट कहाँ कहाँ का जाना पड़ता है, क्या क्या खरीदते रहते हैं। तो ज़रा सोचिए कि अगर चारों तरफ से ये सब व्यवस्था होती तो हम लोग तो पता नहीं किस हाल में होते, है ना। तो हमारा जो सिक्योरिटी लेवल है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर भी कैसा है। ठीक, देखो आप अमेरिका में चले जाइए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट था तो कहता था कि मैक्सिको के लोग बहुत गंदे होते हैं, ये वर्ड है उसका, मैक्सिको के लोग निहायत गंदे व्यक्ति होते हैं, इनको हमें अमेरिका में बर्दाश्त नहीं है मुझे ये। तो मैक्सिको की सीमा पर वो दीवार बनाना चाहता था, है ना,
और इसके लिए वहाँ के सीनेट वगैरह से वो पैसा मांग रहा था, तो उन लोगों ने पैसा देने से मना कर दिया था। बहुत बवाल काटा वो। और जो डंकी लोग नहीं होते, डंकी, पिक्चर भी आई थी एक, देखे होंगे कि इन्हीं रास्तों से घुस करके अमेरिका घुसते हैं, नीचे के देशों से घुसते हुए मैक्सिको होते हुए अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो उसकी जो भौगोलिक अगर स्थिति को देखें अमेरिका की, तो उसके यहाँ घुसपैठ की संभावना मैक्सिको की तरफ से होती है। भाई इधर समुद्र है, उधर भी समुद्र है, ऊपर देखेंगे कनाडा है ना, तो उसको कनाडा की सीमा को थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई यहाँ वहाँ ना करे, इधर मैक्सिको की। तो किसी भी कंट्री की बनावट कैसी है, उस पर रक्षा सुरक्षा वाला या सिक्योरिटी वाला मसला बड़ा छोटा होता है। अब जैसे बांग्लादेश है ना, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, जो इस इलाके में है, यहाँ पर इधर चले जाएं, इधर चले जाएं, इधर चले आएं, सब इंडिया ही है। नीचे छोड़ दीजिए साउथ की तरफ, यहाँ देखेंगे तो समुद्र है, वही बे ऑफ बंगाल। तो त्रिपुरा और असम या पश्चिम बंगाल, इन सब जगह पे घुसपैठ किसने किया? अरे यार, बांग्लादेशी तो करेंगे, जो हमारी मूल चिंता है। हाँ, चिंता क्या है? ये करोड़ निकल आएंगे बंगाल में, असम में आपने देखे होंगे समस्या, त्रिपुरा में देखा ही है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के ये जो स्टेट हैं, इनमें घुसपैठ करना आसान है ना। यही छोटा सा इलाका छोड़ दीजिए तो चारों तरफ से तार बाड़, सिक्योरिटी, ये हो तो गया। अच्छा, मुसीबत इनकी नहीं है, मुसीबत बांग्लादेश की नहीं है, मुसीबत हमारी है। जब भाई हमने क्या बोला कि अगर मान लिया चारों तरफ से आप किसी देश से घिरे हों, लेकिन तुलनात्मक उस देश से आपकी अर्थव्यवस्था और आपकी व्यवस्था कमजोर है, तो आप भागेंगे कहाँ? कहाँ भाग के जाओगे यार? दूसरे वहीं अगल बगल में, बंगाल में भैंस गाय लेकर या बकरा बकरी लेकर के जो बांग्लादेश का आदमी तार बाड़ ऐसे उठाया होगा। हाँ, तो ये इस जो मोमेंटम में अभी आप देखेंगे, जैसे पाकिस्तान की सीमा कहाँ कहाँ से लगी हुई है, बताओ? पाकिस्तान की सीमा कहाँ कहाँ लगी है? सब जगह लगी है। पाकिस्तान के लोग यहाँ वहाँ विलायत फिला, पाकिस्तान का सीमा लगा है ना हमारे, तभी तो घुस रहा है उसका आतंकवादी। हाँ, आपने रसिया का आतंकवादी सुने कश्मीर में आया है? नहीं सुने? नहीं सुने तो बताइए। चीन की आर्मी हमारे में घुसती है ना, कभी डोकलाम विवाद करेगी, पूर्वी लद्दाख करती है, तो हमारे पास है ना। हाँ, कभी सुने किम जोंग भी घुस आया है? हाँ, जापान घुसा है, घुस सुने हैं, दक्षिण कोरिया भी आ गया। अरे जब लगता नहीं तो कैसे आएगा? और ये पाकिस्तानी मुस्लिम कंट्री में, अब देखो मैंने क्या बोला कि बांग्लादेश अगर प्रॉब्लम में होगा तो बगल वाले देश में घुसपैठ कर लेगा। आर्थिक चुनौती होगी तो आप कहाँ जाएंगे? बिहार में या उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में कहीं पर जब सीजनल काम नहीं मिलते हैं, तो लोग काम की तलाश में वहां जाते हैं जहां काम मिले। हाँ, काम तो खोजते खोजते लोग कनाडा और कहाँ ऑस्ट्रेलिया चला जाता है होटल में काम करने। होटल तो देहरादून में भी है, लेकिन वो कनाडा क्यों चला गया? उसको जहां ठीक लगा, जहां लगा रोजगार सही, वहां चला गया। पाकिस्तान के आदमी 99% में डेटा देख रहा था, 99% पाकिस्तानी अरबी, सऊदी अरब और में, दुबई उबई में भीख मांग रहे हैं। जितने भिखारी हैं उसमें 99%, वो 90% से ज्यादा, 99 के आसपास बता रहे हैं कि पाकिस्तानी हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जब खोखली हो जाती है, तो उस अर्थव्यवस्था के खोखलेपन के शिकार वहां का सारा जनमानस होता है। ओवरऑल, कोई एक के लिए नहीं है। जैसे भारत जब आजाद हुआ
तो जो लड़ाई लड़ रहे थे उन्हीं को आज़ादी नहीं मिली। 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आज़ाद हुआ और वहाँ उस जियो पॉलिटिकल एरिया में रहने वाले सारे, एक बच्चा से लेकर बूढ़ा तक सब आज़ाद हुए। इस देश में अर्थव्यवस्था उछाल लेगी, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सही होगी, चिकित्सा व्यवस्था सही होगी, यहाँ का जो भी व्यवस्था यानी जो अव्यवस्था है वो जितनी व्यवस्थित होगी उसके हिस्से का लाभ सबको मिलेगा कम ज़्यादा। और अव्यवस्था फैलती जाएगी, जैसे गरीबी बढ़ती जाए, बेरोजगारी बढ़ती जाए, दिक्कत बढ़ती जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉब्लम होता जाए, कोई निवेशक ना मिले, टूरिज्म ना हो, मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आते जाएं, तो इसका असर सब पर पड़ेगा। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान में अन्य प्रकार से जो इनर कोर इसके इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं उसके अव्यवस्थित हुए, इस अव्यवस्था का असर वहाँ के हर व्यक्ति को पड़ेगा। इसलिए संपन्न देश जो होता है ना, संपन्न विपन्न के लिए तारणहार का भी काम कर सकता है। अगर पाकिस्तान की जनता का अर्थव्यवस्था यानी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बेहतर होती और दुर्भाग्य से कुछ वर्ग ऐसा रह जाता जिसका कि वहाँ तक वो ठंडक नहीं पहुँची है, तो जब उनके दरवाजे खटखटाते, क्या समझे, और कहते कि भगवान के नाम पे कुछ दे दो, एक चुटकी आटा दे दो, दाल चावल दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो, तो वो धन धान्य से परिपूर्ण है, तो उसका हृदय जो होगा ना वो देने की तरफ आतुर होगा, क्योंकि मन शांत है, मन परेशान नहीं है। तो वो कहेगा अरे सुन रहे कहाँ गए भाई, जरा कुछ दो इनको, तो वो कुछ दे देंगे। हम लोगों के गांव में रीवा के ब्राह्मण आते थे, रीवा के ऐसे बोलते थे, रीवा के ही होते थे, उनके पैर में बेचारों चप्पल तक नहीं होता था, धोती बंडी पहने और ऐसे वो लिए रहते थे, है ना। अरे कपड़े का ही बनाए रहते थे पुटकी टाइप का, तो उसमें दाल रख लेंगे, चावल रख लेंगे, इधर भी टांगे, इधर भी, जो दाल देंगे तो दाल वाला बढ़ा देगा, ये वाला, ऐसे दो चार अपना बनाए रहते थे। हम लोग जब स्कूल जा रहे होते थे, प्राइमरी में पढ़ते थे, 3-4 में पढ़ते थे, तो हम लोग जैसे उन लोगों को देखते थे, पंडित जी पाल आ गई, वो भिक्षुक थे, लेकिन हम लोग उनको भिक्षुक की नजर से नहीं देखते थे। हम लोग देखते थे पंडित जी पाल आ गई, मतलब पांव लागी, पांव छूने नहीं जाते थे, दूर ही से बोल दिए, उधर जा रहे हैं, पंडित जी पाल आ गई, खुश रहो बच्चा। और फिर हम ही लोगों के गांव में जाकर के द्वार पे खड़े होते थे। मेरा ऐसा अंदाजा है कि अगर कोई गाय का गोबर हटा रही कोई महिला, या कुएं पे पानी खींच रही है, या कुट्टी काट रही है, चरी उरी मशीन से काट रही है, तो तब भी देखती थी तो कहती थी पंडित जी 2 मिनट लगेगा, तब तक दूसरे घर मांग ले, अभी हम देते ही। लेकिन कभी ये नहीं, कभी ऐसा नहीं होता था कि देना, क्योंकि किसानों के यहां आर्थिक पैसा नहीं देगा, वो चुटकी भर आटा ऐसे चुटकी से ले आएगा, डाल देगा। अगर उन्होंने मांग लिया करे बच्चा जो है दाल कहीं से नहीं मिली, अच्छा रुका, फिर थोड़ी सी दाल ला के दे देगी, बड़े आदर से भिक्षा दिया जाता था। हम इस बात को आज अगर समझते हैं ना, तो हमको लगता है कि वो आचरण, भिक्षुक को भिक्षा देने वाला आचरण, नंबर 1, भिक्षुक को भिक्षा देने वाली वो संपदा, जो गेहूं चावल आटा से घर धन धान्य से परिपूर्ण था, भले ही मुफलिसी रही हो, लेकिन इच्छाएं बड़ी अच्छी थी। आज हम लोग संपन्नता, अब तो कार खड़ी रहती, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, और दिमाग कचूमर बना रहता है, अरे यार कहाँ तुम, चलो हटो आगे बढ़ो। अब भिक्षा मांगने वाले लोग वो दिखते भी नहीं हमको। खैर गाँव हम लोगों का भी काम जाना है, लेकिन मेरा अंदाजा है कभी जाते हैं तो ऐसे अब टकराते नहीं लोग, वो दौर चला गया। तो यह खराब अर्थव्यवस्था के कारण नहीं था, क्योंकि अगर खराब अर्थव्यवस्था का कारण होता है तो हर घर से भिक्षा नहीं मिलती। तो ऐसे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में भीख क्यों नहीं मांगते,
क्योंकि उनके पाकिस्तानियों को भी भीख देने के लिए भी नहीं है उनके पास। तो सिक्योरिटी पर, डिफेंस पर बहुत ज्यादा धन व्यय होना जो है ना, बड़े एक प्रकार से हमको कहीं का कहीं खड़ा कर सकते हैं। उसने टेररिज्म पर पैसा लुटा दिया, देश के सड़कें नहीं बनाया, देश का विश्वविद्यालय नहीं बनाया, देश का विकास नहीं बनाया। भारत को नीचा दिखाने के चक्कर में उसने क्या किया कि सारा लब्बो लुआब किया, और कमी पड़ने पर चाइना से पैसा लेता रहा। चाइना पैसा इसलिए देता रहा, चाइना पैसा इसलिए नहीं दिया कि ये लौटाएगा, चाइना पैसा इसलिए दिया कि इसको कर्ज इतना दबा देंगे कि हमारी तरफ ये सर उठा के नहीं देखेगा, एक दिन पाकिस्तान भारत का चाइना का मानचित्र बना देंगे। वन बेल्ट वन रोड ये सब जाके देखें, ग्वादर तक की पहुंच देखें, सब चाइना कैसे हमारे सब चारों तरफ से हमको कैसे घेर रहा है, मदद भी तो कर रहा है ये। तो भौगोलिक कारक अगर आपके फेवर में है तो आप पर सिक्योरिटी पर इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो हमारी क्या चीज़ इसमें हमें बताना था, लिख दीजिए पोजीशन, ज्योग्राफिकल फैक्टर में लिखिए डैश करके, पोजीशन, शेप, फॉर्म या डिजाइन कर लो, शेप एंड डिजाइन, स्थिति, आकार व स्वरूप, क्लाइमेट, बाउंड्रीज, क्लाइमेट बाउंड्रीज, ये सभी जो है भौगोलिक फैक्टर है। अब जैसे आप मध्य अफ्रीकी देश में हो, वहां तो धूल उड़ रही है कालाहाड़ी की, क्लाइमेट कैसा है, खाने में धूल, छतों पे धूल, कपड़े पे धूल, कमरे में धूल, धूल ही धूल, मिट्टी के कण वही बालू के कण, वहां का भी अपना क्लाइमेट। हमारे यहाँ क्लाइमेट क्या है, अभी देखो गर्मी आ रही है, कहीं 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 तो बहुत आ गई है, अपने यहाँ तो अभी आ रही है। हाँ, आप लोग देखिए क्लास में कई लोग जैकेट स्वेटर, हम ही कोट फोट पहने, यह इस बात का है कि अभी देहरादून गर्मी की चपेट में नहीं है, 1 अप्रैल है, यहाँ का क्लाइमेट का मजा ले रहे हैं ना। और दिल्ली में, अभी दिल्ली में ही 1-2 शिक्षकों से मेरी कल रात बात हुई, तो बोले यहाँ पंखा छोड़िए सर, एसी चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्लाइमेट का डिफरेंसेस के कारण। अब देखिए हमारे यहाँ तो पंखा भी नहीं चल रहा है, हम लोग बैठे पंखा नहीं चल रहा, कुछ विद्यार्थी तो जैकेट भी पहने हुए हैं, हम भी कोट वोट लगा के बैठे, मतलब गर्मी नहीं है, तो बिजली का बिल भी बच रहा है, खर्चा भी घट रहा है कि नहीं। और वहाँ दिल्ली में एसी लगा के बैठे हैं तो बिजली का बिल बगाज गिरने शुरू हो जाएगा ना, क्यों फिर। तो क्लाइमेट का भी आपके वित्तीय चीजों से बड़ा लेना देना है, आप किस वातावरण में रहते हैं। ठीक है, चलो इकोनॉमिकल फैक्टर लिखो, इकोनॉमिक फैक्टर। नेक्स्ट है दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक कारक। इसमें बच्चा आर्थिक कारक में लिखो नेचुरल रिसोर्सेस। क्लास में कौन है यार बता नहीं रहा है, हा? ये दूसरा था और पहला क्या था, जियोग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, और तीसरा लिखो, ये इसमें थोड़ा सा लिख लो, एक तो लिखो नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस किसको बोलते हैं बच्चा, बताओ। ये कोयला वोयला सब क्या है, हाँ, सोना चांदी मिल जाए, कोयला मिल जाए आपको, ऑयल सायल मिल जाए, एनर्जी वगैरह के लिए सब कुछ, तो ये सब क्या है आपको नेचुरल सोर्सेस। आप कोयला बना सकते हैं क्या, हमने अपनी छत पे कोयला बनाने की फैक्ट्री खोल रखा है, सुने हैं कहीं पे कोयला बनाने की फैक्ट्री कोई लगाया है। कोयला तो नेचुरल रिसोर्स है। आगे कॉमा लगा के लिखिए एनर्जी रिसोर्सेस,
हाँ, एनर्जी रिसोर्सेस, ट्रांसपोर्टेड्स, ट्रांसपोर्ट लिखिए, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, डिपेंडेंस इन मॉडर्न वेपन्स, डिपेंडेंस इन मॉडर्न वेपन, हिंदी में नहीं बोला गया, लिखो बच्चा। प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा संसाधन, परिवहन, औद्योगिक क्षमता, आधुनिक हथियारों में निर्भरता। ठीक है, अगर आप आधुनिक हथियारों में निर्भरता रहेगी आपकी, है ना, तो क्या हो जाएगी, आपका तो पैसा वहां चला जाएगा। आपने 59,000 करोड़ का क्या लिया, 36 फाइटर विमान खरीदा ना, हो 59,000 करोड़ का था वो, 36 राफेल फ्रांस से। अगर वो राफेल हमको जरूरत ही ना होती, नेपाल ने खरीदा राफेल, बांग्लादेश ने खरीदा, श्रीलंका में है, मालदीव खरीदेगा, खरीदा, मॉरिशस ने खरीदा, हाँ नहीं खरीदा ना। चलो मान लो हमारे पास 59,000 करोड़ था, हमने 36 राफेल खरीद लिया, लेकिन हमको राफेल की जरूरत क्यों पड़ी? हमारा इकोनॉमिक फैक्टर यह बता रहा है कि हम राफेल खरीद सकते हैं फ्रांस से, 59,000 करोड़ रुपए देके 36 राफेल खरीद सकते हैं। अभी कुछ बचा होगा, पूरा नहीं है, तो ये हमारी सौदेबाजी। लेकिन अगर हम राफेल बना लेते, ठीक, तो हो सकता है कम पैसे में बनता, तो हमारा पैसा बचता, नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है हमको राफेल की जरूरत ही ना पड़ती, तो वो 59,000 करोड़ रुपया कहाँ लग जाता भाई, वो शिक्षा, चिकित्सा, कहीं और। ठीक, समझ गए बात को? तो हमारी जो हथियारों पर निर्भरता है, वह भी हमारे आर्थिक कारक को इधर उधर कर सकता है। क्लियर हो कि नहीं? तो हम आर्थिक निर्भरता को, हथियारों की निर्भरता को अगर आत्मनिर्भर की ओर ले जाएं, तब भी कुछ फैक्ट्री लगाएंगे, पैसा तो जाएगा, लेकिन इसकी ज़रूरत ही ना पड़ती तो थोड़ा सा ज़्यादा ही फायदा होता। तो कुछ देश तो, अब फ्रांस से राफेल खरीदता, राफेल, या अमेरिका है, देखे होंगे, हथियार ही बेचते हैं, ये लोग का तो बाजार है ना। अरे यार, दुनिया में चेला अगर युद्ध नहीं होगा, एक दूसरे पर आंख तरेरेंगे नहीं, एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे की चाकू लेके दौड़ाएंगे नहीं, तो अमेरिका जैसे देशों के हथियार कैसे बिकेंगे? हाँ, इन्होंने हथियार जो बनाया, ये तो बाजार है ना। हमने फ्रांस से राफेल खरीदा, तो फ्रांस 59,000 करोड़ रुपया हमने उसको दे दिया 36 राफेल के लिए। तो जरा आप सोच के देखिए कि फ्रांस तो माला माल हुआ ना, वो राफेल क्या करेगा? हमको चाहिए, क्योंकि हम, चाइना और पाकिस्तान हमारे दुश्मन हैं, तो चाइना से और पाकिस्तान से दुश्मनी का आनंद तो राफेल खरीद रहे हैं, तो फ्रांस ले रहा ना मजा। हम फ्रांस के साथ, हमारे संबंध जो है अच्छे हैं ना, और अच्छे संबंध बने हैं कैसे? हथियार भी खरीद रहे हैं उससे, मतलब फाइटर विमान भी हमने उससे लिया, और चाइना और पाकिस्तान से हमारे संबंध, यानी संबंध खराब को मेंटेन करने के लिए जहां से राफेल खरीद रहे हैं वहां संबंध बन रहे हैं, क्योंकि उसको हम पैसा दे रहे हैं। तो चाइना और पाकिस्तान के कारण हम राफेल खरीद रहे हैं फ्रांस से, इनसे संबंध खराब हैं, लेकिन राफेल खरीदने से फ्रांस से संबंध हमारे और प्रगाढ़ हो रहे हैं। आप अमेरिका से हथियार खरीदिए तो उसको मजा आएगा कि नहीं? पैसा मिलता है यार। हमने S-400 रसिया से लिया, अमेरिका चिड़चिड़ा गया। काहे चिड़चिड़ा गए भाई? लेकिन रसिया ने बेचेगा अगर S-400, हमको भी दिया, चाइना भी लिया है,
तो फिर वो हम लोग मजबूत होंगे। लेकिन मजा तो रसिया को आएगा ना, पैसा तो उसके पास जा रहा है। हथियार बनाने वाला कोई भी देश होगा जो हथियार बेचता है, वो तो रोज चाहेगा कि दुनिया में कुछ चलता रहे ताकि हमारा माल बिकता रहे। अरे यार, हड्डी का डॉक्टर क्या सोचता सवेरे से? हाँ, हड्डी का डॉक्टर क्या सोचता है कि हड्डी टूटती रहे, हम जोड़ते रहें? बाय दफे नेचुरली ये उतना कितना करेक्ट है मालूम नहीं, लेकिन हड्डी टूटेगी नहीं तो फिर हड्डी का डॉक्टर बेकार हो जाएगा ना। वो तो ईश्वर से मनाता है कि आज धंधा ठीक चले, और धंधा ठीक कैसे चलेगा? हाँ धंधा कैसे ठीक चलेगा? मैन पावर, मानव शक्ति। नेक्स्ट, मैन पावर। लिखो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आर्थिक प्रगति। चला, आप पावरफुल कैसे होगे? हाँ, आप पावरफुल कैसे होंगे? जब आपका इकोनॉमिक प्रोग्रेस है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट, स्किल, व्हाट एवर, है ना। अगर आप सोच रहे हो कि मानव शक्ति ऐसे घर बैठे बढ़ जाएगी, चला मैन पावर के लिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस साथ साथ स्किल्स, अगर इनका अभाव होगा तो मैन पावर नहीं होगा। आपके साथ क्या, आप सिंपल माना, आप ही लोग उदाहरण ले लें तो आप लोग एक ग्रेजुएट हैं, एक स्नातक, लेकिन चेला जो एक्टिवा बना रहा है ना, उसके पास स्किल है। वो एक्टिवा बनाने का मैन पावर हुआ कि नहीं? आप मंदिर में दिन रात माथा टेकिए, मोटरसाइकिल में महाकाल लिख करके हर हर घूमिए, हाँ, और मतलब एक प्रकार से वो काम कीजिए जिसमें कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं है और स्किल का कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे बरसों बरस आप करते रहें, एक दिन आप जंग लगी कील नहीं हो जाएंगे। और जंग लगी कील अगर चोट दे दे तो भी टिटनेस होने का खतरा, यानी कि वो समाज में एक ऐसा हिस्सा बन जाता है जो सिवाय नुकसान के और किसी दृष्टि से देखा ही नहीं जाता उसको। तो समय रहते उसको स्किल में तब्दील कर लेना चाहिए ना। मैन पावर में कैसे तब्दील करेंगे भाई? हम तो इस पक्ष में कभी रहते ही नहीं है कि सब लोग पढ़ के कलेक्टर बने। कहां से बन जाएंगे सब कलेक्टर? 12 लाख लोग फॉर्म भरता है, 1000 वैकेंसी है, 180, 150 से 180 सीट ही आईएएस की होती है, फिर आईपीएस, आईआरएस ऐसे करके 1800, 900 जहां जो वैकेंसी हो जाती है। फिर आप 12 लाख लोगों में 1000 जरा देख लीजिएगा, एक साल की बात बता रहे हैं, तो एक साल में इतने लोग नहीं हुए, यानी 1000 वैकेंसी में 1001वां वहीं सड़क पे मिलेगा। तो मैं इस फेवर में नहीं हूं कि सब लोग के साथ यही होगा। कोशिश करने से, यानी कि आपको अचीव करने के लिए अवसर देने से अपने को मत चूकिए, बट सब ये होंगे जरूरी नहीं है, हो ही नहीं सकते। स्टेट सिविल सर्विसेज में जाएंगे, कुछ टीचर बनेंगे, कुछ और बनेंगे, कुछ और दरोगा सिपाही, मतलब कुछ करेंगे। चलो ये भी कितने बनेंगे? 6100 आईएएस देश में काम करते हैं। कितने? 6100। जितने भर्ती होते हैं उतने हर साल रिटायर्ड भी तो होते होंगे। कुछ प्रमोशन से भर्ती हो, कोई तो सीधी भर्ती। हमारे यहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में आप हैं, अप्रत्यक्ष में जो एसडीएम से गया है वही तो बनेगा डीएम। क्यों भाई? तो आप अगर स्किलफुल हों
कोई स्पेनिश भाषा जानता है स्पेनिश पढ़ा दे, संस्कृत जानता है संस्कृत पढ़ा दे। बहुत लोग जर्मनी या अमेरिका में संस्कृत सीखना चाहते हैं, हाँ, एक्टिवा बनाना चाहते हैं एक्टिवा बना ले। लेकिन हमारे यहाँ ये विडंबना ये है कि पढ़ा लिखा आदमी के दिमाग में पता नहीं किसने ये भर दिया है कि पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा दायरा फैला ही नहीं पाता है, जबकि पढ़ा लिखा आदमी खेती भी अच्छा कर सकता है, पढ़ा लिखा आदमी बिजनेस भी करेगा तो उसमें भी कम से कम कुछ अपनी इंटीग्रिटी, अपने एटीट्यूड, अपने पढ़ाई लिखाई का दांव पेच रखेगा, धूर्त मक्कार बेईमान थोड़ा कम रहेगा, थोड़ा सा सादगी के साथ व्यवहार कर सकता है काम में भी। लेकिन पता नहीं किसने दिमाग में डाल दिया है कि भाई काम ही नहीं करना। भाई अनिल कुंबले इंजीनियर था, श्रीकांत इंजीनियर था, श्रीनाथ इंजीनियर था। किसने कहा था कि बीटेक करते समय क्रिकेट मत खेलना? हाँ, किसी ने कहा था क्या? किसी ने नहीं कहा था। वो बीटेक कर रहे थे, क्रिकेटर भी थे, इंडिया की टीम में कितने बड़े बड़े इन लोगों का नाम है। और वहीं सचिन तेंदुलकर हैं, 10वीं नहीं पास है। लेकिन 10वीं पास नहीं है, लेकिन मैन पावर तो ठीक थे ना यार। इकोनॉमिक प्रोग्रेस और स्किल देख रहे हैं कि नहीं? एक रन में लाखों रुपया पाते हैं वो। है समझ में? तो मैन पावर अगर हमारी प्रोग्रेसिव नहीं होगी तो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के महत्वपूर्ण कारक में से एक कारक डैमेज रहेगा। उत्पात मचाएंगे। नेशनल सिक्योरिटी बड़ा वर्ड है। महाकाल लिख के मोटरसाइकिल में हो हल्ला करेंगे, दुकान लूटेंगे, रात में डकैती, दिन में भाषणबाजी। जय महाकाल। इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होगा, स्किल नहीं आएगा, तो मैं ऐसा मेरा अनुमान है, जितना अब तक की उम्र और पढ़ाई की समझदारी है, कि बेचैनी दिन प्रतिदिन निरंतर प्रवाहशील रहेगी और बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी ये। और ध्यान रखना कि बहुत लोग जो सशक्त हैं इकोनॉमिकली या स्किल से, वह भी सिक्योर नहीं रहेंगे, क्योंकि लुटेरों के बीच में महल कभी सुरक्षित नहीं रहता। सबके पास अगर रोटी होगा, बुनियादी समावेशी उसका ढांचा होगा और उसमें दिनचर्या में लिप्त एक उसकी अपनी व्यवस्था होगी, तो सभी सुरक्षित रहेंगे। कुछ लोग धन धान्य से संपन्न होंगे और करोड़ों की तादाद, जिसको हम बहुत बड़ी तादाद, 1 अरब 40 करोड़ की तुलना में, जो स्किल नहीं होगा, सिर्फ बीए होगा। बीए कोई स्किल नहीं है चेला। इतिहास 5 सवाल लिख करके 1 साल में कोई स्किल नहीं आ जाती है। उससे बेहतर स्किल तो 9वीं फेल जो एक्टिवा बना रहा है उसके पास है। कम से कम शाम को 500-1000 रुपया कमा के जाता है तो अपने माँ बाप भाई बहन को खाना खिलाता है और थोड़ा अनुशासन में रहता है, क्योंकि उसके अंदर छटपटाहट नहीं है। स्किल जब तक नहीं आएगा, इकोनॉमिक प्रोग्रेस जब तक नहीं आएगा, तब तक जो फैक्टर है मैन पावर का वो कमजोर रहेगा। और मैन पावर फैक्टर की कमजोरी नेशनल सिक्योरिटी के लिए हानिकारक है। बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है, ऐसे ही वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए हानिकारक है। कौन? मैन पावर की कमी। तो कमाई में, इकोनॉमिक फैक्टर में सिक्योरिटी भी बड़ी काम करती है। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि आपको कमाना पड़ेगा। इस बात को जहां से भी गांठ बांधना हो जोर से बांध लीजिए। आपको कमाना पड़ेगा। आप निकम्मे नहीं रह सकते। आप निकम्मे रहेंगे सबसे वाहियात इंसान बनेंगे। आप रिश्ते नातों की बेकदरी करेंगे, खुद में अशांत रहेंगे, परेशान रहेंगे और आने वाले वर्षों की जो जिंदगी है उससे नाराज रहेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
आपको प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखनी पड़ेगी, स्किलफुल बनना पड़ेगा और अपनी जवानी के साथ जस्टिस करना पड़ेगा। लापरवाह रहेंगे, सोते रहेंगे, आलसी रहेंगे, धृष्टता करेंगे, मोटरसाइकिल में महाकाल लिख करके बाजार रौंदते रहेंगे, हर हर करते रहेंगे, घर घर करते रहेंगे और स्किल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में पीछे रहेंगे और जवानी ऐसे ही रौंद देंगे, तो इस जमीन पे इस पृथ्वी के सिर्फ भार होंगे और अपने लोगों के लिए अभिशाप होंगे। अब आपके हाथ में है, आपको क्या करना है, समझिए ना। अब अगला कहानी लिखो, ठीक है। आगे लिखो भावनात्मक कारक, इमोशनल फैक्टर। हाँ, अगला क्या है? इमोशनल फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, मैन पावर और इमोशनल फैक्टर। इसमें लिखो चला, देयर आर मेनी आइडियोलॉजीज, देयर आर मेनी आइडियोलॉजीज लाइक कैपिटलिज्म, इसमें अनेक विचारधाराएं हैं, जैसे देयर आर मेनी आइडियोलॉजीज लाइक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कामा लगा के सोशलिज्म, कम्युनलिज्म, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, लिबरलिज्म, लिबरलाइजेशन भी लिख सकते हो, लिबरलिज्म, उदारवाद, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, एनार्किज्म, अराजकतावाद, एनार्किज्म एक्सेट्रा, अराजकतावाद। सुनो, देखो, अगर भावनात्मक कारक में जाएं, जैसे अमेरिका ने क्या किया, पूंजीवाद को एक्सेप्ट किया, रशिया ने क्या किया, समाजवाद को। एक और लिख लो तब, ठीक है ना, इसको जाना है। पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद और उदारवाद, लोकतंत्र, अराजकतावाद। तो कई लोगों ने तो जैसे पाकिस्तान को किस में रखेंगे, अराजकता में रखेंगे, और अमेरिका को पूंजीवाद में, और रसिया को समाजवाद में। हम भी कई वाद में हैं, कुछ पूंजीवादी हैं, कुछ समाजवादी हैं, लोकतंत्र हैं ही, लेकिन अगर ज़्यादा नहीं, जैसे हमने कहा कि अगर मैन पावर पर, युवाओं की कैपेसिटी पर, उनके रोजगार पर, उनके स्किल पर अगर बहुत ही अच्छा काम नहीं हुआ, तो यह अराजकतावाद भी वहीं अगल बगल घूमता रहता है, वह भी तलवार निकाल लेगा अपने हिस्से की। तो यह भी कोई न्योता दे के नहीं आता, ध्यान रखना। समाजवाद, पूंजीवाद के लिए बड़ी कसरत करनी पड़ती है, लेकिन अराजकतावाद के लिए बिना मेहनत के ही चला आता है। आप अपने रिश्तेदार को घर बुलाते हैं ना, खाना खाने, बर्थडे, किसी ओकेजन पे, चोर डकैत बिना बुलाए ही आ जाते हैं, वो भी रात को ऐसे टाइम में आते हैं जिस टाइम में पूछिए मत। अराजकतावाद बिना बुलाए हुए आया हुआ मेहमान है, और अराजकतावाद ना आए इसके लिए आपको अपने पूंजीवाद, समाजवाद या और भी जो अच्छे वाद हैं, स्किलवाद, उदारवाद, आप नववाद, कुछ भी वाद, जो भी आइडियोलॉजी आपको लगता है कि कलेक्टिव बिहेवियर के साथ लोगों की स्ट्रेंथ को मजबूत करेगा, वह लाते रहना पड़ेगा, वरना अराजकतावाद बिना बुलाए आपके घर में एंट्री कर जाएगा। फिर संभालते रहिए। ठीक है,
हो गया। यही 5 जो है फैक्टर्स हैं जो, और एक फैक्टर लिखिएगा लास्ट है जो इसमें, विदेश नीति, फॉरेन लिखो पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन, अलगाव की नीति, आइसोलेट करना, फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, क्या है? अलगाव की नीति। नेक्स्ट, इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्ट, सॉरी लिखो पॉलिसी ऑफ ट्रीटीज, पॉलिसी ऑफ ट्रीटीज, संधियों की नीति, संधि करने की नीति। सुन चला, कभी कभी हम अलगाव की नीति रखते हैं, जैसे हमने कहा पाकिस्तान से हम बात ही नहीं करेंगे, ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसी है। ठीक, और कभी कभी क्या है, संधि करेंगे, ये भी हमारी पॉलिसी। हम दोस्ती करेंगे, दोस्ती की पॉलिसी है, और हम तुमसे बात नहीं करेंगे कमीने, ये जो है अलगाव की पॉलिसी है। पॉलिसी दोनों है। नेक्स्ट, पॉलिसी ऑफ नेचुरलिटी, न्यूट्रलिटी कर लीजिए। असल में हमारे पास एक नेचुरल एक आदत होती है कि हम न्यूट्रल भी रहते हैं, सक्रिय जहां नहीं है, न्यूट्रलिटी कर लीजिए उसको। तटस्थता की नीति, सेपरेट वर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन सेपरेटिस्ट थोड़ा सा निगेटिव लगता है, मतलब उदासीनता की नीति। हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करने के लिए करेंगे। और एक लास्ट लिखिएगा, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्षता की नीति। गुट निरपेक्षता की नीति का मतलब समझिए बच्चा, हम न पूंजीवाद हैं न समाजवाद, अपना वाद लेके चलेंगे, किसी आइडियोलॉजी के हम गुलाम नहीं होंगे। ठीक है, ओके, जाओ तुम। अगला हेडिंग लिखेंगे, सुरक्षा को खतरा। यानी जो सिक्योरिटी हमारी, इससे जो थ्रेट है वो 2 टाइप है। एक गैर आर्मी वाला, असैनिक बोलते हैं उसको, है ना, नॉन, और एक सैनिक वाला। कहने का मतलब है, एक तो ऐसे आते हैं जो आतंकी आ जाएंगे, कोई और घुस जाएंगे, ये वाले लोग हैं। एक वैसे हैं जो चाइना आक्रमण कर दिए, कभी हमारा उससे लड़ाई हो गई है। तो सुरक्षा के 2 खतरे लिखो, असैनिक खतरा लिखो, असैनिक खतरा, सिविल थ्रेट्स लिखो, that can be posed through political, इकोनॉमिकल। असैनिक खतरा जो राजनीतिक, आर्थिक, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड्स, वह कूटनीतिक तरीके से उत्पन्न किए जाते हैं। इट्स आल्सो इंक्लूड
है ना, टेररिज्म, सेपरेटिस्ट, बट दिस थ्रेट नेचर, या लिख सकते हैं कि बट द नेचर ऑफ थ्रेट्स आर नॉट सिविल थ्रेट, सिविल थ्रेट्स, it is negative, it is negative। यह जो है कोई सिविल थ्रेट इसको नहीं बोला जा सकता, बल्कि यह एक नकारात्मक इफेक्ट बोल सकते हैं, निगेटिव इफेक्ट है, बल्कि यह एक निगेटिव इफेक्ट है जिसको हम कम कर सकते हैं। जैसे कश्मीर में हमने क्या किया, खत्म कर दिया इसको। नेगेटिव चीज को तो खत्म करेंगे ना, लेकिन डिप्लोमेटिक चीज, साइकोलॉजिकल चीज, ये खत्म नहीं होती है, कोई ना कोई दूसरे रास्ते से बनी रहेगी। भाई कोई आदमी आपको गरिया नहीं रहा है, लेकिन आपके बारे में गलत सोच रहा है, ये कैसे खत्म कर लेंगे? खता तो तब हो जब हाले दिल बयां करें। सुने हैं कि नहीं? हाँ चला, खता तो तब हो जब हाले दिल बयां करें। हम आपको गरिया नहीं रहे हैं, लेकिन सोच गलत रहे हैं, तो हमारे सोचने पे क्या प्रतिबंध लगाएंगे आप? तो निगेटिविटी को एक ही तरीका है, रिमूव कैसे किया जाए। और रिमूव करने के लिए थ्रेट की नहीं, थॉट की जरूरत पड़ती है। लोग किसी की निगेटिविटी को दूर करने के लिए थ्रेट्स देते हैं, उसको बहुत सारे धमकाते हैं उसको। थ्रेट नहीं बल्कि थॉट चाहिए, और थॉट के लिए इन्वायरमेंट चाहिए। तो हर जगह अगर थ्रेट का वातावरण कर देंगे तो थॉट का वातावरण जब मिलेगा नहीं। जम्मू कश्मीर में वहां के जो बाशिंदे थे घाटी में, उनके सामने किस बात का खतरा था? सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट, ये दो बड़े घातक शब्द थे वहां पे, इनका थ्रेट था। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 370 को हटा दिया, वहां की जो सिक्योरिटी थी उसको और ठीक कर दिया। सर्विस में, मिलिट्री सर्विस या जो भी पैरामिलिट्री, जिसकी भी जैसी मदद लेकर के वहां पे उसको डिप्लॉय कर दिया, अच्छे से चौक चौबंद कर दिया, और जितने सेपरेटिस्ट थे और उकसाने वाले लोग, उनको नजरबंद कर दिया। टेररिस्ट का थॉट हम नहीं चेंज करेंगे, हम अपने यहां का वातावरण बदलेंगे, क्योंकि टेररिस्ट का थॉट, उसके थ्रेट, वो तो पाक प्रायोजित हैं। हम तो पाकिस्तान से निपट लेंगे तो उसका टेररिस्ट तो हम वहीं नेस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन जो अंदर सेपरेटिस्ट हैं, जो वहां का दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं और उन्हीं लोगों के बीच में वैमनस्य पैदा करते हैं, जो उनके अंदर एक थ्रेट भर देते हैं, उनके अंदर हम एक थॉट कैसे भरें? और उसकी पहली डिमांड है, आप इन्वायरमेंट चेंज करो। इन्वायरमेंट चेंज कैसे होगा? 370 हटाओ। 370 हटाया, सिक्योरिटी लेवल अलग किया, वहां पर सेपरेटिस्ट को नजरबंद किया, कईयों को जेल भेजा, कईयों को बाद में छोड़ दिया, इंटरनेट बंद किया। आपने एक प्रकार से पूरे इन्वायरमेंट को थ्रेट से मूव करा करके थ्रेट टू थॉट की ओर चले। और अगस्त 2019 के अब तक के बीच, 1 अप्रैल 2020 के बीच में जाके देखेंगे तो पत्थरबाजों के थॉट बदल गए। पत्थरबाज भी क्या कहते थे कि हमको 500 रुपया दिया जाता था,
हमको ये नहीं पता था कि कहाँ मारना है, क्या जो बताया गया किया हमने, नंबर 1। नंबर 2, कई लोगों का ये कहना है कि हमको थ्रेट दिया गया कि ये काम नहीं करेंगे तुम्हारी बस्ती उजाड़ देंगे, तुमको जान से मार देंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उसके थ्रेट को खत्म करने के लिए वहां पे थॉट को चेंज किया। थॉट चेंज जो होता है वो आपके जड़ पे प्रहार करेगा, आपके मूल पे प्रहार करेगा, और आफ्टर ऑल आपको पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक चेंज करेगा। तो दुनिया थ्रेट से नहीं बच्चा, थॉट से चलती है। और जो जो लोगों ने थ्रेट्स का सहारा लिया, वो अगर थॉट उनके चेंज नहीं हुए तो उनको नेस्तो नाबूद होना पड़ा था। और ये क्रम आगे भी जारी रहेगा, ऐसा नहीं है। आप असम में चले जाइए, बोडो वोडो की समस्या जो होती थी धीरे धीरे रिजॉल्व हुई, क्योंकि बोडो अपने ही लोग थे, कोई विदेशी नहीं आए थे। हमें उस थॉट को बदलना था। आप फूलन देवी को देखिए, उसके नाम से चंबल कांपता था, थॉट को बदलना था। बहुत सारे डाकू, मान सिंह, मलखान सिंह, फूलन देवी, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता था, ददुआ। थॉट चेंज करना, और थॉट डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट। पाकिस्तान अपने यहां इन्वायरमेंट नहीं चेंज कर पा रहा, इसलिए वहां थॉट नहीं बदलेगा। वहां थ्रेट से काम लिया जाता, वहां की सरकारें भी डरी रहती हैं, आर्मी थ्रेट देती रहती है। आईएसआई दूसरा जूता है उसका, एक जूता उसका, वहां का पीएम 2 जूता पहनता है अलग अलग किस्म का, एक आर्मी का जूता पहनता है, एक आईएसआई का, अलग अलग कलर का रहता है। उसी थ्रेट में उसका प्रधानमंत्री का कालखंड चलता है। और जनता को ठीक वातावरण नहीं मिलेगा तो जनता भी क्या बदलेगी वहां की। चाइना में चले जाइए, डेमोक्रेसी नहीं है, थ्रेट ही तो चलता है। कोरोना में नहीं देखे, जो बताए उसी को नजरबंद कर दो। वहां नोबेल पुरस्कार पाने वाले जेल में रहते हैं, थॉट से। ठीक है, तो एक खतरा हो गया असैनिक खतरा, जिसमें साइकोलॉजी है, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल है, डिप्लोमेटिक है। एक साइकोलॉजिकल खतरा होता है, इसको बोलते हैं कि सिविल थ्रेट, है ना, असैनिक, नॉन मिलिट्री भी बोल दीजिए। हमारे यहाँ जब सर्विस आई थी, सबसे पहले हमारे देश में, दुनिया में, अपने देश में चलो कर लो, कौन सी सर्विस आई? मिलिट्री सर्विस। पहले आई रक्षा सेवा, बाद में आई सिविल सेवा। तो ये सिविल थ्रेट। अब लिखोगे आगे, लिखो मिलिट्री थ्रेट। देयर कैन बी 2 टाइप ऑफ एनवायरमेंटल थ्रेट्स। सैनिक खतरा जो 2 प्रकार से हो सकते हैं। देयर कैन बी 2 टाइप ऑफ, कन्वेंशनल लिखो यार, एनवायरमेंटल की जरूरत नहीं है, कन्वेंशनल थ्रेट्स। 2 प्रकार के खतरे हो सकते हैं। दैट कैन बी पोज्ड बाय एन ओवरऑल वार। जो समग्र या आर लिमिटेड वार कर दो, ओवरऑल आर वार और लिमिटेड वार, जो समग्र या सीमित युद्ध से उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है ना। एक होता है अनकन्वेंशनल थ्रेट। लिखो अनकन्वेंशनल थ्रेट, अपारंपरिक खतरा, अपारंपरिक खतरा, अनकन्वेंशनल थ्रेट। दिस थ्रेट कैन बी पोज्ड बाय अ गुरिल्ला वार।
अपारंपरिक खतरा, यह खतरा गुरिल्ला युद्ध और परमाणु युद्ध इन मॉडर्न टाइम, या आधुनिक समय में परमाणु युद्ध से उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है ना। अब हेडिंग बनाओ। ठीक है, विदेश नीति के उपकरण, फॉरेन पॉलिसी टूल्स लिखो। फॉरेन पॉलिसी टूल्स, विदेश नीति के उपकरण। एक कमेंट फिर लिखो। पामर एंड पार्किंस। कमेंट्स क्या है इसका? कमेंट। पामर की स्पेलिंग क्या लिखोगे चेला? पामर, पामर की स्पेलिंग क्या लिखोगे? हाँ, गुड। हाँ लिखो, PALMAR, MER लिख दो, पामर। एंड पार्किंस, अंग्रेजों ने बहुत परेशान कर रखा है, लिखवा रहा पामर और लिखवा रहा पाल्मर है ना। लिखो, whenever the diplomatic system is broken, whenever diplomatic system is broken, जब जब कूटनीति व्यवस्था टूटती है, then टूटती है, then तो फियर ऑफ वार, युद्ध का भय, और बिग प्रॉब्लम इज बाउंड टू अराइज। बिग प्रॉब्लम बाउंड टू अराइज, तब एक बड़ी समस्या उठ खड़ी होती है। कर लो ऐसे, एक बड़ी समस्या उठ खड़ी होती है। डिप्लोमेटिक चीजें क्या होती हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। डिप्लोमेटिक चीज जब टूटती है तो युद्ध के ही खतरे होंगे, क्योंकि लगता है कि बातचीत अब समाधान नहीं है। लिखिए, उपकरण में लिखो, इस्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन, क्या लिखा? फॉरेन पॉलिसी टूल्स में ना, फॉरेन पॉलिसी टूल में भी बच्चा एक हेडिंग बना लो, डिप्लोमेसी एज अ टूल। पहला, डिप्लोमेसी एज अ टूल, डिप्लोमेसी एज अ टूल। फॉरेन पॉलिसी में एक डिप्लोमेसी टूल होती है। ठीक है, इसमें लिखोगे इस्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन इन फर्स्ट स्टेप, इस्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन द फर्स्ट स्टेप इन इस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन टू नेशंस, इस्टेब्लिशिंग रिलेशंस बिटवीन टू नेशंस, दो राष्ट्रों के मध्य संबंधों को स्थापित करने में कूटनीतिक संबंधों की स्थापना पहला कदम है। ठीक है, दो के बीच अगर कुछ हम लोग करते हैं तो पहला है कूटनीतिक संबंध। दूसरा लिखें, फंक्शंस ऑफ डिप्लोमेसी, इसी में लिखिए फंक्शन ऑफ डिप्लोमेसी। फंक्शन क्या होता है डिप्लोमेसी का? इसी में जोड़ लीजिए, निगोशिएशन, निगोशिएशन, सौदेबाजी, रिप्रेजेंटेशन,
प्रतिनिधित्व एक्सेट्रा। ठीक है, आगे लिखें। क्या लिखा आपने? कूटनीति फंक्शन ऑफ द डिप्लोमेसी, कूटनीति के कार्य, ये हो गया। आगे लिखो, द टैक्टिक्स ऑफ डिप्लोमेसी, कूटनीति के दांव पेंच। दांव पेंच क्या होता है बच्चा? लिखो, एक्सप्लेन करना, किसी चीज को समझाना, समझ लो, यहां अंडरस्टैंडिंग वर्ड मत आएगा। एक्सप्लेन यानी समझाना। रिवार्ड, उसको पुरस्कार देना। नॉन वायलेंट पनिशमेंट, अहिंसात्मक सजा। नॉन वायलेंट लिख लो, वायलेंट पनिशमेंट। यूज ऑफ प्रेशर, दबाव का प्रयोग। कूटनीति के दांव पेच क्या होते हैं? समझाया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, अहिंसात्मक सजा दे दी जाती है, दबाव का प्रयोग किया जाता है। देखे होंगे मोदी साहब कहीं जाते हैं तो उनको उस देश का नागरिक उच्च सम्मान मिल जाता है। ऐसे दर्जन भर देश हैं जिन्होंने उनको अपना नागरिकता का उच्च सम्मान दिया। ये सब दांव पेच होता है कूटनीति का। अभी गए थे, भूटान गए थे, भूटान वाले ने भी दे दिया। ये सब डिप्लोमेटिक दांव पेच होते हैं, समझ गया ना? आगे लिखो, टाइप एंड कैटेगरी ऑफ डिप्लोमेसी। टाइप एंड कैटेगरी ऑफ डिप्लोमेसी लिखे। अम्बेसडर, अम्बेसडर सुने हैं कि नहीं? अम्बेसडर को राजदूत बोलते हैं बच्चा। हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त बोलते हैं। ये देशों में पाए जाते हैं। आप फॉरेन सर्विस में जाएंगे तो हो जाएगा आपका भी काम। आप कहाँ के हैं? बोले कीनिया के। कहाँ है? घाना के। कहाँ है? दक्षिणी सूडान के। पिताजी बोले यही नौकरी करनी थी तुझे, हाँ? इससे बढ़िया तू घर में अगर तराई करता ना दीवारों की, या तो वह कीनिया में क्या कर रहा है तू, है ना? मजा आता है। कई लोग फॉरेन सर्विस को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, आप वहाँ के राजदूत हैं पता चला, या उच्चायुक्त। जो छोटे छोटे देश होते हैं वहाँ राजदूत भेज दिए जाते हैं। जो ऐसे होते हैं हाई कमीशन, जैसे इंग्लैंड जो है का हाई कमीशन है हमारे पास, है ना? और आपको राजदूत बना के भेज दिया अपने अफ्रीकन कंट्री में, कहीं हैं आप, वहाँ रहने खाने का सब मिलता है, सब सुविधा है, सैलरी मिलती है, और आपका कोई काम नहीं है। भाई कोई काम का मतलब, अब जैसे मान ले हम यहाँ से ब्रिटेन की आलोचना कर दें तो यहाँ का हाई कमीशन जो होगा उसको शिकायत हो जाएगी। वो वहाँ अपने यहाँ सूचना देगा कि यहाँ भारत में ना हमारे खिलाफ बहुत लोग भड़काया जा रहा है, तो वो कहेगा कि आप इस पे लगाम लगवाइए, नहीं हम आपके हाई कमीशन को यहाँ से उठा के फेंक देंगे। जो इंग्लैंड लंदन में भी तो भारत का होगा हाई कमीशन। जब बात नहीं सुधरे कहेंगे हाई कमीशन का दफ्तर बंद करो हमारे यहाँ से, और अपने को कहे कि तुम वापस आ जाओ। यही तो होता है भाई। आप चले गए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ, वो रिश्तेदार आपकी बुराई कर रहा है कि पता नहीं कैसे हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, 5 दिन 10 दिन हो गया न ले जाते हैं न ले आते, हाँ? मतलब फ्री फाइंड का समझ रखा है, यहाँ पे कोई नौकर लगे हुए हैं इनके। उसने फोन करके अपनी अम्मा को बताया कि मम्मी बुआ ऐसे से बोल रही है, हाँ?
तो बोलेगा ऐसा कर, तू चल वहाँ से 2 दिन में चला आ तू, और जो बुआ का लड़का है लड़की यहाँ ऐसा है, तुम हो निकलो यहाँ से, जाओ अपने, वो अपने यहाँ समझ गए कि नहीं? समझ गए ना? लिखो, एक हो गया एम्बेसडर, उच्चायुक्त, आगे लिखो। विशेष दूत, स्पेशल इनवॉय, ENVOY, स्पेशल इनवॉय, विशेष दूत इत्यादि एक्सेट्रा। आगे लिखो, टाइप ऑफ डिप्लोमेसी। टाइप को जो टाइप्स लिख लिया करी, कई प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी लिखिए, डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी, लोकतांत्रिक कूटनीति, ऑल राइट डेमोक्रेसी, ऑल राइट्स डेमोक्रेसी, सर्वाधिकार वाली कूटनीति, लोकतांत्रिक कूटनीति, सर्वाधिकार वाली कूटनीति, शॉप लिफ्टिंग डेमोक्रेसी, दुकानदारी कूटनीति, शॉप लिफ्टिंग कूटनीति, दुकानदारी। आगे लिखो, कॉन्फिडेंशियल डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी, गोपनीय कूटनीति। ठीक है ना, ये प्रकार होते हैं। लोकतांत्रिक में कभी देखे होंगे सर्वाधिकार वाली कूटनीति ऐसी होती है, जैसे चाइना है, अगर अमेरिका को लेकर के, वो चाइना पाकिस्तान को लेकर के सर्वाधिकार वाली ही कूटनीति चलता है। समझ गया? ऑल जो, जैसे समझिए कि पावर्स उसी के पास है। जैसे जब किसी देश को बच्चा कर्ज से डुबो दीजिए, जैसे किम जोंग है, किम जोंग पर सर्वाधिकार वाली कूटनीति किसकी होगी? चाइना की। डेमोक्रेटिक जो डिप्लोमेसी होती है वो ज़्यादा ठीक होती है। डेमोक्रेसी में क्या होती है, हमारी फॉरेन पॉलिसी स्वतंत्र होती है ना। और अगर कर्ज फर्ज लेकर के आपने बहुत ज़्यादा उसके दिक्कत में आ गए हैं, तो फिर वो ऑल राइट्स डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी क्रिएट कर लेगा। और सॉफ्ट लिफ्टिंग जो डेमोक्रेसी सॉरी यार डिप्लोमेसी होती है, उसमें दुकानदारी टाइप की, हमसे मिर्च लिए हो तो धनिया हमको भी दो, दुकानदारी टाइप की। अगर हमने मिर्च दिया, आपने धनिया नहीं दिया, तो हम मिर्च भी नहीं देंगे। ठीक है। न्यू डिप्लोमेसी लिखिए, न्यू डिप्लोमेसी। न्यू असल में चला, ये जो न्यू इसलिए लगाया कि ये चीज होता ही रहा है पहले से, कुछ नया चीज क्या जुड़ गया? ओपन डिप्लोमेसी। ओपन, ओपन डिप्लोमेसी। ओपन का मतलब खुली, खुली का मतलब यह है कि अब ऐसे कुछ छुपा उपा के नहीं होता, खुल्लम खुल्ला, जो हमको बोलना है बोल दिया, तेरी ऐसी तैसी। ठीक है। आगे लिखो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ओ डिप्लोमेसी। यही खतरा मनोज कुमार शर्मा का हुआ था टेररिज्म और टूरिज्म में। ठीक है।
पार्लियामेंट्री का मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स जो होते हैं एक देश के दूसरे देश के साथ जब कनेक्शन बनाते हैं, आपस में बात करते हैं, तो इसको पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी कहते हैं। जैसे मान लो हमारे यहाँ 7 पार्लियामेंट मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाए कि जाओ अमेरिका, तो वहाँ सीनेट और कांग्रेस के लोगों से मिले, फिर वहाँ 7 लोगों को सिलेक्ट किया गया कि जाओ इंडिया आओ, ये बोलते हैं पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी। आगे लिखो, कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी, सम्मेलन कूटनीति। जैसे G20 की मीटिंग हुई, ये क्या थी? सम्मेलन ही कूटनीति। अरे आप आए हमारे यहाँ, आप आए, हम आपको, है ना, अच्छे अच्छे से सब दिखाया, सड़क दिखाया, गांधी जी को वहाँ ले गए, नंगे पैर घुमा दिए, सब कुछ आपका करके हमने क्या किया, एक दूसरे से कनेक्ट अपना। वो मोदी जी के स्टाइल नहीं देखते हैं। मोदी जी ने दुनिया के लोगों को गले मिलने की आदत डलवा दी। ये मोदी जी का ही चलन है। हमने कभी प्रधानमंत्रियों को पहले, आज से 10 साल पहले देखते ही नहीं थे। उनको तो देखते थे कि ऐसे हाथ मिला करके ऐसे ऐसे थोड़ी देर हाथ मिलाते रहते थे और कैमरे में दिखता था। हमने तो कभी नहीं देखा मनमोहन सिंह को कि गए हो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री फाट पड़े हो। हाँ, हमने तो कभी देखा ही नहीं उनको। हमारे प्राइम मिनिस्टर, अरे मतलब उन्होंने 2 गज की दूरी कही लेकिन खुद अनुपालन कभी नहीं किए। यह लेवल कॉन्फिडेंस लेवल ही है, इसको आप उसी नजर से देखें। भाई हम इतनी दूर से यार जहाज से चले आए, कहीं 18 घंटा, कहीं 15 घंटा, कहीं 4 घंटा, कहीं 10 घंटा हम यात्रा करके, और तुम एयरपोर्ट पे तुम भी फूल वूल लेके खड़े हो, हम बढ़िया सपना उतरे, यार आओ आओ तुम्हारे देश में। तो मतलब हम काम करने आए हैं, अगर मिलने जुलने का ढंग सही नहीं रखेंगे तो फिर काम में उसमें अवरोध आएगा ना। आधा तो भाई साहब गले मिल मिल कर उन्होंने विश्व स्तर पर अपनी साख बना ली और झुका दिया कई लोगों को। आप पापुआ न्यू गिनी, हाँ पापुआ न्यू गिनी, हमारी जानकारी में शायद कभी हुआ हो तो मैं नहीं जानता, पापुआ न्यू गिनी का चीफ प्राइम मिनिस्टर इनका पैर छुआ, प्राइम मिनिस्टर मोदी का। वो गले मिले। भाई ये तो मोदी साहब भी नहीं सोचे होंगे ना कि यार ये पैर छू लेंगे। वो गले मिले और वो जो है थोड़ा झुकने का प्रयास किए, तो शायद उस समय भी ना समझे हो। तो वो इतने थोड़े से हैवी थे वो, अब बच्चों जैसा नहीं झुक सकते थे पूरा, बट घुटने तक ऐसे झुक के उन्होंने जब पैर छुआ, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई भी प्रधानमंत्री हो, खासतौर से मोदी जी हैं तो कुछ ज़्यादा ही गदगद हो गए होंगे। अब फिर गले लगा के जो थपकी दिया उन्होंने, यह एक अद्भुत घटना है। वैसे ऐसा होता नहीं है कि कोई प्राइम मिनिस्टर, भले ही छोटे देश का है, प्राइम मिनिस्टर तो भी है, तो किसी का पैर हमने नहीं देखा छूते हुए। हम समझते हैं कि मोदी साहब का तो जो है ही, वो पापुआ न्यू गिनी का प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा आदमी होगा। उसके बाद तो फिर टीटी संधि, कुछ बातचीत, कुछ ऐसी चीजें, अनौपचारिकता, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ठीक ना हो, अंडरस्टूड है। तो भेंट मुलाकात की उत्साह जो होता है वो भी डिप्लोमेटिक तरीके से चीजों को मजबूती की ओर ही ले जाता है। ठीक है ना।
ओल्ड एंड क्या लिखा है यार, ये हो गया ना, ये क्या क्या लिख दिए, एक पर्सनल डेमोक्रेसी लिख दो, डिप्लोमेसी लिख दो, पर्सनल। पर्सनल पर्सनल ठीक है। पर्सनल बोले तो व्यक्तिगत। हमने आपको लिखा है पर्सन भी इंपॉर्टेंट रखता है फॉरेन रिलेशन में। पर्सन कौन सा है, ठीक है ना। अरे यार व्यक्ति बदलता है, पद वही रहता है। व्यक्ति बदलेगा, उसके कार्य की प्रणाली बदल जाएगी। ताकत वही, पावर वही, संविधान वही, व्यवस्था वही, रूल वही, रेगुलेशन वही, वित्त वही। आदमी बदलते ही चीजें बदल जाती हैं। इसका मतलब है कि व्यक्तिगत भी कुछ चीज होता है, ठीक है। कल वहां रैली हुई है दिल्ली में 28 पार्टियों की। हाँ हाँ वही वाला। कुछ असरदार लगी आपको? क्यों? कल उनकी पत्नी का भी स्पीच हमने सुना, हमको तो काफी कॉन्फिडेंस में लगी। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल सही था, निराश नहीं थी, अंदर से लग रहा था कि कुछ अगली चीफ मिनिस्टर ना हो। हाँ क्यों? क्या कह रहे हैं? 1700 करोड़ क्या हुआ? वो बताया बकाया है 1700 करोड़ इनकम टैक्स है। किस बात का इनकम टैक्स है? चंदा पे? हाँ? कमाई कहाँ से की है इतनी? 1700 करोड़ साला चंदा टैक्स है तो कमाई कितनी हुई होगी यार? हाँ? क्या कह रहे हैं? आल्सो नोन लिखिए, यह भी जानो। सबसे पहले लिखो कूटनीति की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ डिप्लोमेसी। बच्चा ऐसा है, कूटनीति की भी अपनी एक सीमा होती है, अनलिमिटेड नहीं है। लिखो फियर ऑफ वर्ड ओपिनियन। विश्व जनमत का भय, विश्व जनमत का भय, फियर ऑफ वर्ड ओपिनियन। आगे लिखो इंफीरियर डिप्लोमेटिक कैपेसिटी, इंफीरियर डिप्लोमेटिक कैपेसिटी, हीन राजनयिक क्षमता। हिंदी में डिप्लोमेटिक को बोलते हैं राजनयिक, हीन राजनयिक क्षमता। अगर आप इंफीरियर हैं तो यह भी आपके रिलेशन पे फर्क डालेगा। जैसे पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो इंफीरियर रहता है वो। एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि आपके आज के आत्मविश्वास में आपका घर का बहुत योगदान है। आज की तारीख में जो आपका आत्मविश्वास है, इसके आप अकेले जिम्मेदार नहीं हैं, आपके घर वाले इसके प्रति जिम्मेदार हैं।
आपका अच्छा स्कूल, आपका अच्छा रहन सहन, आपके अच्छे मोराल और आपके अच्छे कॉन्फिडेंस के पीछे वो एक कारक के रूप में है। पाकिस्तान किसी भी देश में जब जाता है उसके प्राइम मिनिस्टर, तो एक इन्फीरियर जो नज़रिया है वो लेके जाता है। अगर वो चाइना जाए तो चाइना क्या सोचेगा, क्यों आया है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री? ना अपने यहाँ लाहौर में कोई डैम लगवाने के लिए समझौता करने आया है, मतलब क्यों आया है? आपने कभी अमीरों को देखिए, रिश्तेदार में ही देखिए, कोई अमीर रिश्तेदार, अमीर गरीब सब तरह के रहते हैं, रिश्तेदार तो नहीं बदल सकते ना आप। अमीरी गरीबी तो कम डाउन कर सकते हैं, लेकिन रिश्तेदार कैसे बदल देंगे? तो अगर कोई गरीब रिश्तेदार है और आप बड़े अमीर हैं ना, तो आपके यहाँ वो कोशिश करेगी कि ना जाए। आप देखिए समाज में ऐसा होता है, ना जाए। और अगर खुदा न खास्ता वो आ भी गया तो आप उसको इतना सुपीरियर नहीं मानेंगे कि कोई बराबरी का काम लेके आया होगा। आप देखते ही समझ जाएंगे कोई काम होगा। लेकिन वहीं पर आपके बराबर का और आपसे अमीर रिश्तेदार हो, आपका नजरिया अलग रहेगा। तो जो एक प्रकार से हीन कूटनीतिक जो दृष्टिकोण है, हीन हीन भावना से भरी, वह भी फॉरेन रिलेशन को या अपने देश के साथ दूसरे देश के संबंध पर को प्रभावित करता है। जैसे कि मौजूदा परिस्थिति में पाकिस्तान है। पाकिस्तान किसी भी देश में जाता है तो उसको इंफीरियर दृष्टि से ही देखा जाता है मौजूदा हालात में। और इस इंफीरियरिटी की वजह सिर्फ एक नहीं है। वो तो जमाने से टेररिस्ट को प्रमोशन देता है, उसकी बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था, तो बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था एक हीन कूटनीति को जन्म दे सकती है। क्योंकि वाइबल एस्पेक्ट में जो कॉन्फिडेंस का लेवल है, उसके सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट बनना चाहिए वो है ही नहीं ना। सुपीरियर डिप्लोमेटिक थिंकिंग या थॉट का इन्वायरमेंट नहीं है तो कितनी कोशिश करेंगे, नकली कोशिश यार। अमेरिका जहां भी जाता है कोई उसको इंफीरियरिटी में लेता है? नहीं ले सकता। व्लादिमीर पुतिन जहां जाए उनको इंफीरियर कोई महसूस करा सकता है? नहीं करा सकता। या क्या सोच सकता? नहीं सोच सकता। अगर भारत का प्रधानमंत्री विदेश में किसी देश में जाए तो यह हटना कि एक इंफीरियर थिंकिंग कोई देश रखे, इसके लिए आपको अपने अंदर, अपने देश के भीतर की ताकत को बड़ी करनी होती है। अरे यार, बहुत सारे इंडियंस यूरोपीय देशों में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, अफ्रीका में हैं, दक्षिण, मतलब दुनिया में कम ज़्यादा लगभग हैं सब जगह, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है। वैश्विक पटल पर भारत का जो वैदेशिक नीति है, या जो कहा जाए भारत का एक जो एक्सप्लोरेशन हुआ है विगत कुछ वर्षों से, होता पहले भी रहा है बट इधर का हम कुछ ले लेते हैं मोदी शासनकाल का, तो जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है भारतीय मूल के बासिंदों का अमेरिका, यूरोप या कनाडा जहां पर ऑस्ट्रेलिया में है, उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। यानी कोई अमेरिकन है, कोई यूरोपियन है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, कोई अन्य देश का व्यक्ति है, अब इंडियंस के नाम पर इंफीरियर थॉट नहीं ला सकता। यदि लाता भी होगा तो उसका लेवल बहुत कम हो गया होगा। यूक्रेन में जब
19-20 हज़ार जो मेडिकल के भारतीय स्टूडेंट थे उनको वापस लाने के लिए जो मिशन किया गया, उसमें देखे होंगे कि रसिया ने कुछ देर के लिए युद्ध भी रोक दिया था कि भारतीय छात्र निकल जाएं। नंबर 2 यह भी था कि अगर आपके पास इंडिया का झंडा है तो आपको जाने दिया जाएगा। ये थॉट का एक हाई लेवल ही तो हुआ। और वहीं पाकिस्तान का झंडा हो तो कोरोना के टाइम में चाइना जैसे देशों में जिसमें पाकिस्तान अपने ही नागरिकों को रेस्क्यू करने से मना कर दिया, भारत ने उनको उठा के ले आया। चाइना के लोगों को उठा के, इसको श्रीलंका के लोगों को उठा के लाया। अभी आपने देखे होंगे कि कतर में कुछ हमारे अफसरों को फांसी की सजा हो गई थी, हालिया है ना। आप वहां से उनको सुरक्षित बचा के लाए। ये क्या है? एक सुपीरियर डिप्लोमेसी ही तो है। हम कहाँ इंफीरियर डिप्लोमेसी में हैं? अगर आप इस तरीके से वैश्विक पटल पर अपने कार्यों को अंजाम देंगे तो दुनिया में मैसेज क्या जाएगा भारत को लेकर? एक सुपीरियर डिप्लोमेसी का। और जो देश आर्थिक रूप से कमजोर हैं, कर्जा लेते रहते हैं, आपस में उन्माद में फंसे हैं, उनकी एक प्रकार से उनकी छवि बहुत खराब है, वो कहीं भी जाएंगे तो एक इन्फीरियर डिप्लोमेसी के शिकार हो सकते हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान जाता है, उसको एयरपोर्ट पे कौन आएगा रिसीव करने? अब तो नहीं है, वो शहबाज शरीफ है। अब कौन जाएगा रिसीव करने? हम कह रहे हैं शहबाज शरीफ को अमेरिका भेज दीजिए एयरपोर्ट पे, देखिए कौन रिसीव करता है। और भारत के प्रधानमंत्री को भेज दीजिए, पूरा अमेरिका खड़ा मिलेगा। ये इन्फीरियर और सुपीरियर डिप्लोमेसी का ही तो डिफरेंस है। आप लेते कैसे हैं? बिल गेट्स जो है खुद चाय की दुकान पे खड़े हो गए, वो चाय का दुकान वाला पता नहीं क्या कहां से कहां चला गया वो। उसकी दुकान पे तो लाखों लोग चाय पीते रहे होंगे, पिए होंगे, लेकिन एक बिल गेट्स के जाने से क्या अंतर आ गया? फिर अब आप उसको चाय वाला मत समझिए, वो चाहत वाला हो गया, सबका चहेता हो गया, वो चाय वाला नहीं है। वो पता नहीं क्या क्या यार। मैंने एक दिन ऐसे दिखा, बहुत बड़ा बड़ा कार खरीदता रहता है वो। हाँ, झूठ है क्या वो? हाँ हाँ, बनाने के लिए लिया ना। कई लोग यार झूठ बहुत परोसते हैं यार, है ना। सबको लगता है चाय बेचना ही ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, ठीक हो गया होगा, बट लोगों को लगता है कि चाय ही बेचो ठीक है ना। इंटरनेशनल लॉ लिखो, अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून आगे लिखो, प्रीमेसी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। प्राइमेसी, प्रीमेसी वही मतलब प्राइम, प्राइमेसी ऑफ राष्ट्रीय हितों की प्रधानता। कल हम तीसरी दुनिया बताएंगे।